आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिवान जिले के सुप्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर के एहतसाम जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और कोरोना वायरस के दहशत को लेकर के इनसे जानते हैं कि समाज में जो मानसिकता कोविड-19 को लेकर के बनी हुई है, भय का, दहशत का, इसके विषय में इनका अपना व्यक्तिगत विचार क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कि आप लोगों ने इस विषय को उठाया और बहुत ही संजीदा मौजू है। चूँकि समाज में दहशत तो नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले बात। चूँकि दहशत में जो मानसिकता होती है वो विपरीत तरीके से काम करने लगती है और आदमी हमेशा सही से गलत की तरफ भटक जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि दहशत की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जागरूक रहिए। छुआछूत के जो मामले पिछले दिनों सुनने में आए कि लोगों ने अपने सगों का अंतिम संस्कार तक करने से मना कर दिया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी इंसानियत के इम्तिहान की घड़ी है। ऐसी हालत में ये ज़रूर है कि इस मर्ज़ से बचना ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूर इस बात का एहसास करना भी ज़रूरी है कि जिस इंसान को ये मर्ज़ हो रहा है वो भी आप ही के जैसा इंसान है। तो ऐसी हालत में आप खुद सोचिए, अगर आप किसी के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं, भेदभाव करते हैं, आप खुद के ऊपर रख के सोचिए कि अगर इसी तरह का मामला अगर खुद आपके ऊपर आ जाए तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। इस पूरे बर्ताव, जो कभी कभी भेदभाव जो चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ गलत रिपोर्टिंग्स हुई हैं मीडिया की, कुछ अलग अलग वीडियोस आए कि लाश को गड्ढे में डाल दिया गया, ऐसे कर दिया गया, वैसे कर दिया गया, अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। ये अजीब कुछ फेक न्यूज़, कुछ गलत बातें, और आप तो जानते हैं कि गलत बातें ज़्यादा तेज़ी से लोगों को दिमाग में बैठती हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। कोरोना से बड़ी बड़ी महामारी इस दुनिया में आई है और मानवता ने उस पर जीत हासिल की है। तो यकीनन अभी का जो समय है ये भी गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमारे किसी हरकत से इंसानियत शर्मसार हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोविड-19 का जो मामला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वार्निंग जारी किया कि एक ग्लोबल पेंडेमिक है, और अभी आप बतला रहे थे कि बहुत सारी महामारियां यहाँ आई और उस पर हम लोगों ने नियंत्रण स्थापित किया। क्या कारण है कि कोरोना का जो इफेक्ट है यह थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसका प्रोग्रेस तेजी से बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, मैंने क्या कहा है, तो WHO को ही पता है कि इसके पहले इबोला आया, इबोला से पहले सार्स आया, सार्स के पहले भी बहुत सारी बीमारी आती गई और वक्त के साथ ख़त्म भी होती रहती है। अब जहाँ तक इसके प्रकोप का मामला है, तो ये भी आपकी जानकारी में होगा कि दुनिया के कई मुल्कों ने वैक्सीन बना लिया है और बहुत जल्द कुछ एक जगहों से रिपोर्टिंग है कि अगले महीने से वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो एक समय है, अब कुछ उसमें देरी हो सकती है भारत में उस वैक्सीन को शुरू करने में। वो वैक्सीन आ जाएगी तो जैसे पोलियो से हम लोगों ने निजात हासिल कर ली, चेचक भी महामारी थी, भारी महामारी थी। गांव का गांव साफ हो जाता था, बच्चे पैदा होते थे, अच्छे खासे पैदा होते थे, स्वस्थ पैदा होते थे, अचानक उनकी मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती थी।
कहाँ उस तरह की महामारी कोरोना में, कहाँ कोई इस तरह से मर रहा है, कहाँ गांव का गांव साफ हो रहा है, तो कहाँ, तो उस ज़माने में हम लोगों ने कैसे मुकाबला किया? चेचक का मुकाबला किया हम लोगों ने, इसी देश ने मुकाबला किया है। हमको तो नहीं लगता है कोरोना से कोई गांव साफ हुआ हो, अगर हुआ हो तो आप बताइए, कोई मोहल्ला साफ हुआ हो तो आप बताइए। चेचक से तो होता था, चेचक तो पूरे गांव को अपने लपेटे में लेती थी और उसमें एक बड़ी तादाद में लोग मरते थे, हैजा से लोग मरते थे, प्लेग से लोग मरते थे। तब तो आपको पूरा का पूरा इलाका प्रभावित हो जाता था। टीबी से, अगर आप छुआछूत की बात करते हैं तो टीबी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि गांव के बाहर खेत के किनारे एक झोपड़ी बना दी जाती थी जिसको टीबी होता था। अब वो पूरे टीबी के इलाज के दरमियान उधर ही रहता था, गांव के लोग ले जाके खाना दे के आते थे। बाद में टीबी क्या हो, टीबी का मरीज मेरे बगल में बैठ के चाय पीता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस समय जानकारी के अभाव में ऐसा लोगों ने किया होगा। जब जानकारी बढ़ी, इलाज आया, तो टीबी का मरीज है पार्टी भी करता है, डांस भी करता है, क्लब भी जाता है। तो मेरे को लगता है कि दहशत वगैरह से नहीं होना चाहिए। आप बचिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप अच्छे तरीके से अपनी देखभाल करेंगे तो कोरोना क्या, बहुत सारी बीमारी से आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर के एहतेसाम अहमद की पहचान जिले में चिकित्सा और सामाजिक कार्यों के लिए है, विशेष करके सामाजिक मुद्दों पर और देश के राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं और जो फैसला इनको लगता है कि देश विरोधी है, जनहित के विरोध में है, ऐसे मामलों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। और एनआरसी के मामला में विशेष करके इनका योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत सरकार ने जब एनआरसी के विषय में फैसला लिया, उसी समय से डॉक्टर के एहतेसाम अहमद को अनुभूति हुई कि नहीं, यह समय जो है लोकतंत्र और संविधान बचाने का है। क्योंकि हमारा मुद्दा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर है, लेकिन इन तमाम मुद्दों के साथ साथ इनकी जो मुख्य विशेषता है उस विषय पर इनका ध्यान मैं आकर्षित कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सरकार ने लॉकडाउन का जो फैसला लिया कोरोना इफेक्ट को लेकर के, इस फैसले को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? गलत फैसला था। मैंने तो लाइव वीडियो इसके ऊपर डाला है अभी, खास करके बाद का जो लॉकडाउन हुआ, या फिर जो चौथा चरण, पांचवा चरण, ये सब जो बिल्कुल गलत था। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ बेरोजगार हो गए। रेस्टोरेंट में काम करने वाले रसोइये, वेटर, सड़क के किनारे अपना अपना जो रोज़गार करने वाले मजदूर, ये बहुत बड़ी त्रासदी का समय गुजरा। मुझे लगता है कि भारत के विभाजन के बाद एक तस्वीर हम लोगों ने देखी थी ब्लैक एंड वाइट में, आप भी देखते होंगे, जब विस्थापन हो रहा था भारत से पाकिस्तान की तरफ का और पाकिस्तान से भारत की तरफ का, तो वो तस्वीर हम लोगों ने ब्लैक एंड वाइट में देखी थी। अभी कलर में बहुत सारे टेलीविज़न पे दोबारा वही तस्वीर नज़र आई जी। लोग अजीबोगरीब हालत में, बेसहारा मजबूर हालत में, कोई महाराष्ट्र से लौट रहा, कोई दिल्ली से लौट रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस विस्थापन को तो हम लोगों ने कहानियों में सुना है, लेकिन जब इस विस्थापन को हम लोगों ने देखा, सड़क चलते हुए खबर आती थी कि अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर फलां व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो आप सोचिए कितना दुखद सफ़र होता होगा वो सफ़र, जो कि अपनी मंजिल के करीब आते आते, चूँकि पैदल चल रहे हैं, 1,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर, ये कैसा फैसला था? ये बिल्कुल ही अनप्लान्ड, और यूँ कहा जाए तो बगैर सोचे समझे। कहीं ना कहीं वो जो एक कहावत है कि
रात के 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और वो क्या कहते हैं, वो 8 बजे कुछ आके उनका प्रोग्राम होता है ना, वो 8 बजे आते हैं, देश जो है डर जाता है जब 8 बजे आते हैं। तो मैं यही कहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि 8 बजे आइए, डराइए मत। आप जब भी 8 बजे आते हैं तो सुबह से पब्लिक खाना बंद कर देती है कि पता नहीं आज 8 बजे कौन सा बम फूटने वाला है। तो आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है देश चलाने के लिए, डराने के लिए नहीं बनाया गया। आप डराइए मत। आप कभी 8 बजे आके नोटबंदी कर देते हैं, कभी 8 बजे आकर के देशबंदी कर देते हैं। तो अंत में आप प्रधानमंत्री हैं, आप गार्जियन हैं इस देश के। काफ़ी आशाओं के साथ इतने भारी बहुमत ने आपको वोट किया है, तो इतने सारे लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं पर इस तरह से पानी फेर देना, हज़ार किलोमीटर पैदल चलने के लिए लोगों को मजबूर कर देना। वो एक लड़की अपने पिता को साइकिल पर बिठा के लाई, बिहार दरभंगा की बेटी थी, बबीता नाम था शायद उसका जी। अब आप सोचिए, वो महाराष्ट्र से साइकिल पर बिठा करके अपने पिताजी को ला रही है। क्या इसी काम के लिए लोगों ने वोट दिया था? और आप उसको कह रहे हैं कि अब हम फलाना अवार्ड देंगे, चिलाना अवार्ड देंगे। गजब आदमी है आप लोग भी। मैंने किसी के मजबूरी का मजाक बना के उसको अवार्ड देने की बात करें। ऐसा दिन आया क्यों उस बबीता के साथ? उस लड़की को अपने पिता के लिए श्रवण कुमार बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और श्रवण कुमार बनी। लड़की होते हुए सलाम है उसको। हमारा देश लक्ष्मीबाई का देश है, ये हज़रत महल का देश है, रज़िया सुल्ताना का देश है। हम सलाम करते हैं, लेकिन क्यों ऐसा क्यों? देश को सवाल पूछने का हक है उसके लिए। और वैसी न जाने कितनी करोड़ों बबीताओं के लिए उतनी कष्ट की गुंजाइश क्यों छोड़ी गई? आपको लॉकडाउन करना था, करते आप। कहाँ लॉकडाउन हुआ? कहाँ? मैं पूछता हूँ, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? लॉकडाउन का मतलब होता है कि चीज़ें जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। कहाँ लॉकडाउन हुआ? सारी सड़कें चल रही थी, आपने गाड़ियाँ बंद कर दी, लोग पैदल चल रहे थे, ट्रकों में लोग चल रहे थे, साइकिल पर लोग चल रहे थे, टेम्पो पर लोग चल रहे थे। जब ये नहीं हुआ, जब पूरी तरह से कोरोना जब अपने प्रकोप को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से फैल गया, तब उस पर सोने पे सुहागा का काम किया गया, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ये तो गजब हो गया। फिर बिहार में कोरोना बम फूटा। जो बिहार जहाँ पर कि कोरोना के मरीजों की संख्या 25, 30, 35 जाती थी, आज हम लोग 1 लाख से ऊपर हैं। आज हम लोग 1 लाख से ऊपर हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को धन्यवाद दीजिए, मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, देना पड़ेगा ना। क्या मजाक बना के रख दिया। अगर आपको श्रमिक स्पेशल चलाना था तो आपने भैया जो ताली थाली और दिया बजवाया 22 मार्च को, जब आपने जनता कर्फ्यू लगाया, 25 मार्च से जब आपने लॉकडाउन की घोषणा करी, आपके पास आप 25 को ना करते, 1 हफ्ता रुक जाते, आप श्रमिक स्पेशल चलवा लिए होते, या जनता कर्फ्यू लगाने के समय से पहले श्रमिक स्पेशल चलवा लिए होते। साहब को फुर्सत कहाँ थी? साहब को 22 मार्च को मध्य प्रदेश में सरकार बनवानी थी, सिंधिया जी को अपने यहाँ लाना था, तो साहब को राजनीति करनी थी ना। फिर ट्रंप का नमस्ते ट्रंप भी करवाना था। गुजरात में देखिए आज अहमदाबाद की क्या हालत है कोरोना के मामले में। तो बिल्कुल ही कोरोना को जब हमारे विभिन्न राजनेता, प्रमुख रूप से राहुल गांधी की मैं बात करना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी ने कोरोना के बारे में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट किया कि देखिए ये कोरोना जो है पूरे आर्थिक मोर्चे पर हम लोगों को तबाह कर देने वाला महामारी है और इसके बारे में ठोस हम लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए, तो हंसी मजाक उड़ाया गया। हर्षवर्धन जी जो हैं उसका बोले कि अरे तो कुछ नहीं है, हमारा देश सक्षम है। बाद में क्या हालत हो गई? बाद में हालत क्या है आज की तारीख में? आज हमारे पास उतने अस्पताल नहीं हैं। आज कोरोना के मरीजों को मजबूरन क्या कहा जा रहा है? होम क्वारंटाइन हो जाइए।
जबकि पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में इलाज की व्यवस्था है। भारत दुनिया का पहला इकलौता देश है जहाँ पर कि कोरोना के मरीज जो होते हैं और आप खूब खुशी खुशी सीएस साहब को आवेदन दीजिएगा और आपको होम क्वारंटाइन के लिए आपको कहा जाएगा ठीक है आप घर में रह के इलाज कराइए, तबीयत बिगड़ेगी तब आइएगा। कमाल करते हैं साहब, घर में रह के कैसे इलाज कराइए? यानी कि आपको कोरोना है, अच्छा आपकी पत्नी को नहीं उसको दे दीजिए, बच्चे को भी दे दीजिए, पड़ोसी को भी दे दीजिए। तो बिल्कुल ही ये चाहे लॉकडाउन या अभी जो निपटने की प्रक्रिया इन लोगों ने करी है, मैं तो कहूँगा हर मोर्चे पर ये गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेल है और भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। पूरी तरह से जो काम कर सकते थे ऐसा कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। जो जिस काम को करके अगर ये पहले चला दिए होते, फ्लाइट्स को पहले रोक दिए होते, फ्लाइट्स पहले रुक गई होती, बाहर से लोग नहीं आए होते। भाई जनवरी के आखिरी में WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर किया इसको, तो आप फरवरी में एयरपोर्ट पर ही लोगों को क्वारंटाइन करना शुरू कर दिए होते, टेस्ट करना शुरू कर दिए होते, कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। तो अजीब व गरीब तरीके से कोरोना को शुरू में तो मजाक बना दिया गया, ताली थाली दिया। अब क्यों नहीं बजवा रहे? अब क्यों नहीं बजवा रहे? अब क्या डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं? क्या तो हम डॉक्टरों के सम्मान के लिए ताली बजवा रहे थे, अब फिर ताली बजाओ ना। बिहार में देखो हमारे सिवान के डॉक्टर साहब जो सर्जन थे, इधर रघुनाथपुर गांव के थे, छपरा में प्रैक्टिस करते थे, उनकी डेथ हुई अभी 15 डेज पहले। तो इनके लिए क्या, डॉक्टर साहब के लिए बिहार सरकार ने क्या किया? ऐसे फिर अभी हमारे कागजी मोहल्ला में ये जो रौनक साहब हैं, उनके बहनोई जो एम्स में थे, उनकी डेथ हो गई। सिवान के न जाने कितने डॉक्टरों की डेथ होती जा रही है, मृत्यु होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो गंभीरता होनी चाहिए उस गंभीरता से काफ़ी दूर हैं लोग। थोड़ा सरकार को गंभीर होना चाहिए और कोरोना इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता जितना कि सरकार ने परेशान किया है। आज हमारे साथ सिवान जिले के सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर के एहतेशाम बात कर रहे थे, जो भारत सरकार के द्वारा लिए गए जन विरोधी फैसलों के संबंध में अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहे थे। साथ ही साथ कोरोना वायरस के प्रभाव के विषय में भी इन्होंने विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बतलाया है। न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया से मैं मेराज अहमद सिद्दीकी लगातार कोरोना प्रभाव के बाद लोगों के ज़िंदगी में जो उथल पुथल का माहौल देखा जा रहा है, दहशत का माहौल देखा जा रहा है, इस विषय में मैं खबर का लगातार कवरेज कर रहा हूं और लोगों को इस वायरस से बचने के लिए जिले के सुविख्यात मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बातचीत किए और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। चलते चलते एक संदेश हम चाहेंगे, आप आवाम को, समाज को कोविड-19 के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने आपस में नफ़रतों को घोलने का काफ़ी इंतज़ाम किया। हम ही लोग काम आते हैं एक दूसरे के साथ, न कोई इंसान के काम आता है। भाईचारा बनाए रखिए, विभिन्न पार्टियों के जाल में मत फंसिए। शुरुआत में बहुत फंसाया गया, गिन गिन करके तबलीगियों के नाम बताए जा रहे थे कि कुल केस इतने, तबलीगी जमात से इतने। ये क्या ड्रामा चल रहा था? अब क्यों नहीं बताते कुल केस कितने, तबलीगी जमात से कितने? अभी तो हाई कोर्ट ने इनको ठिकाने लगा दिया, फटकार लगाई, ठिकाने लगा दिया। तो हाई कोर्ट के बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से, ये जो भारत सरकार का, ये कौन था प्रवक्ता था स्वास्थ्य का, लव अग्रवाल, अरे क्या आदमी है, बैठता था इंटरव्यू करने और बताता था कुल केस इतने, तबलीगी जमात से इतने। ये क्या आदमी है भाई? क्या करोगे इस देश का नफरत फैला करके? क्या क्यों कर रहे हो? ये देश है,
ये गांधी का देश है, नेहरू का देश है। इसको गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, मौलाना मजरुल हक का देश रहने दो। समाज में जहर मत घोलिए। आज गरीबी है, कल अमीरी में बदल सकती है। आज बीमार आदमी कल स्वस्थ हो सकता है। लेकिन ये जो दिमाग में जहर घोल रहे हो, ये पीढ़ियों तक कंटिन्यू कर जाएगा। तो मैं आग्रह करता हूँ इन लव अग्रवाल जैसे पदाधिकारियों से और सरकार में बैठे और दूसरे तमाम राजनीतिक दलों से, साहब आप राजनीति करने के आपको बहुत मौके मिलेंगे, समाज में जहर मत घोलिए। और हम तमाम लोगों से भी अपील करेंगे कि बगैर भेदभाव के कोरोना में सबसे आप जिसकी मदद जितनी कर सकते हैं, वो व्यक्ति बीमार है उसका धर्म मत पूछिए, उसकी हेल्प कीजिए। हम लोगों ने आपको बता दें कि इस अस्पताल को कोरोना महामारी के बीच में उसको स्टार्ट किया। ऐसे ऐसे मरीजों को हम लोगों ने अपने यहाँ ले लिया है जिसको कि कोई नहीं देख रहा था। सर, जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हसनपुरा स्टैंड सिसवन ढाला में आपने स्थापित किया है, यहाँ किस तरह की सुविधाएं मरीजों की दी जा रही है, हमारे दर्शकों को बतला दें। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जैसा कि नाम से जाहिर है। इसमें आपके ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर मसरूर आलम है, मेडिसिन में ख़ुद मैं हूँ, गायनी में डॉक्टर दरक्षा जबी हैं और हमारे मित्र डॉक्टर अमजद अली हैं मेडिसिन में, जनरल सर्जरी में डॉक्टर NK प्रसाद हैं। तो ये विभिन्न विभागों का एक संकलन है इस अस्पताल में, ताकि उसी के आधार पर अलग अलग प्रकार के रोगियों को एक ही छत के नीचे सेवा दिया जा सके, इसका प्रयास है।